नमस्कार, मैं हूं अभिज्ञान प्रकाश। पेश है इस हफ्ते का परिवर्तन। बाढ़ की हम चर्चा करते रहे, लेकिन पड़ोसी मुल्क की बाढ़ की हम चर्चा करते रहे, पाकिस्तान की। लेकिन दिल्ली में जब बाढ़ आई तो इसने ऐसी भयावह स्थिति पैदा कर दी कि कोई उसके बारे में सोच ही नहीं सकता, समझ ही नहीं सकता। हम यहाँ पर एक जगह पर मौजूद हैं, ये मयूर विहार के पास का इलाका है, और आप पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से ट्रक भी फंसी हुई है। ये ऊपर का बाराज है, इधर लोगों के लिए सेटलमेंट के सारे इंतजाम कराए गए हैं हल्की सी बारिश के साथ। वो सब हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे। मैं मुंबई में भी रहा हूँ, ठीक है, आप सब जानते हैं मुंबई की बारिश बहुत मशहूर है। मैंने मुंबई में वो बारिशें भी देखी है जहाँ पूरा पूरा शहर यहाँ तक भर गया था, लोग डूब गए थे पानी में। बहुत भयावह स्थिति थी। मेरा पॉइंट बड़ा क्लियर है दिल्ली को लेकर, और ये है कि दिल्ली को जो लोग सिविक तौर पर प्लान कर रहे हैं, जो इसकी योजनाएं बना रहे हैं, उनको वाकई ये नहीं समझ में आ रहा है कि अगर हल्का फुल्का भी दिल्ली में बारिश का मौसम आ जाता है या कुछ दिनों की लगातार बारिश हो जाती है तो वो उसको हैंडल कैसे करे। ट्रैफिक का बुरा हाल हो जाता है, जगह जगह पर सड़कों पर पानी भर जाता है, अफरा तफरी मच जाती है, लोगों के समझ में नहीं आता कि एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएं। ये कैसी दिल्ली बन रही है, ये किस तरह की दिल्ली बनाई जा रही है। 1983 याद है आपको, एशियाड गेम्स, तब से लेकर अब तक 2023 ये किस तरह की दिल्ली बन रही है। अभी तक बाढ़ के पानी से जूझना नहीं सीख पाई दिल्ली, अभी तक बारिश के पानी से जूझना नहीं सीख पाई दिल्ली। ये बहुत बड़ा सवाल है। सड़क पानी में, घर पानी में, पूरा शहर पानी में है। 2 दिन से टंकी का पानी पी रहा है, खाना बनाने के लिए पानी नहीं है, क्या कैसे करे। बच्चे और साथ साथ है हमारे पास। कुछ खाया सुबह से? नहीं। विनीता, सुबह से कुछ खाया पिया, दूध वगैरह पिया, कुछ आया यहाँ? नहीं, अभी कुछ नहीं। विश्वास से दूर, कल्पना से परे, ये वो मंजर है जिसमें हजारों दिल्ली वालों का दर्द शामिल है। लाल किले की जो मीनारें हिंदुस्तान की कारीगरी का एहसास दिलाती हैं, उसकी नींव पानी में डूबी हुई है। जिस आईटीओ को दिल्ली का दिल कहा जाता है, वहां सैलाब ही सैलाब है। और बापू की जिस समाधि पर दुनिया भर से लोग पहुंचते हैं, उस राजघाट में कश्तियां चल रही हैं। मानवता और इंसानियत शर्मसार है। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनको शर्मिंदा होना चाहिए। दिल्ली के किनारों पर बहने वाली यमुना ने घरों पर दस्तक क्या दी। राजधानी की जिंदगी पटरी से उतर गई। सैलाब इस कदर तेजी से आया कि लोगों को घरों से सामान निकालने का मौका तक नहीं मिल पाया। मेरा बच्चा 5वीं क्लास का है, सारा बुक मेरा उसी में रह गया। आईडी प्रूफ, घर के हर चीज भीग के सारे चीज खराब हो चुके, कुछ भी नहीं बचे, सिर्फ जान लेकर के रोड में खड़े हैं। दिल्ली में बाढ़ के कारण लगभग 24,000 लोग विस्थापित हुए हैं। दिल्ली सरकार के मुताबिक इस वक्त 21,000 से ज्यादा लोग तंबुओं में रह रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री से लेकर उपराज्यपाल तक हालात का जायजा ले रहे हैं, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। इसीलिए आज दिल्ली के सैलाब वाले दर्द को समझना जरूरी है, वो भी चंद सवालों के साथ कि दिल्ली क्यों बार बार समंदर बन जाती है, यमुना के पानी को लेकर इंतजाम क्यों नहीं है, दिल्ली को डुबाने के कितने किरदार हैं। दिल्ली को डुबोने के लिए इस बार कुदरत जिम्मेदार नहीं है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, 1% भी नहीं।
ये हालात तो इंसान के लोभ, लालच और बेवजह की सियासत का नतीजा हैं। जानना चाहते हैं कैसे? तो सुनिए और समझिए कि दिल्ली बार बार क्यों डूबती है। हथनी कुंड बैराज से यमुना में ज्यादा पानी छोड़ दिया जाता है। दिल्ली में 22 किलोमीटर की नदी के रास्ते में 25 पुल बने हैं। करीब 800 मीटर की दूरी पर एक है जिससे पानी का बहाव रुकता है। दिल्ली के अधिकतर नाले गाद के जमाव से चौक रहते हैं। यमुना के किनारों वाले फ्लड प्लेन्स पर जबरदस्त अतिक्रमण है। पानी के आसानी से निकासी के लिए बेहतर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। ये आज का किस्सा नहीं है। देश की राजधानी के लिए ये हमेशा की पीड़ा है और ये पीड़ा हमेशा रहेगी, क्योंकि यमुना किनारे धड़ाधड़ अवैध निर्माण से नई नई कॉलोनियां आकार लेती रही हैं। एनजीटी ने कभी यमुना किनारे खेती तक पर पाबंदी लगाई थी। वहां अब खेती तो छोड़िए, अवैध पक्के निर्माण तक धड़ल्ले से होते रहे हैं। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 2020 में एनजीटी को एक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसके मुताबिक यमुना के फ्लड प्लेन में करीब 960 हेक्टेयर जमीन पर अतिक्रमण हुआ है। यमुना के किनारों को तहस नहस करने में सरकार भी पीछे नहीं रही। यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन, कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज, मिलेनियम पार्क से लेकर अक्षरधाम तक जिस नदी का दायरा था उसे इंसानी लालच ने निगल लिया। इसलिए समझ लीजिए कि ये बाढ़ नहीं है, ये यमुना का आक्रोश है। वहां तक जहां तक नदी की हद है, लिहाजा ये बाढ़ नहीं है, ये इंसानी अतिक्रमण पर जैसे कुदरत अपना बुलडोजर चला रही है। दिल्ली के डूबने के जिम्मेदार हम और आप भी कम नहीं हैं। आपको एक बात बताना बहुत जरूरी है कि दिल्ली में 45 साल पहले, जरा सुनिए गौर से, 45 साल पहले 1978 में भी एक बाढ़ आई थी इसी तरह की। इसीलिए तो मैं ये मूल सवाल उठा रहा हूँ कि 1978 में आई हुई बाढ़ से 45 साल पहले आज तक हमने क्या सीखा है। सरकारें बदल गई, सरकारों के खूब झगड़े हो गए। जो यहाँ पर केजरीवाल सरकार है, केंद्र में मोदी सरकार है, उनके झगड़े हो गए, दिल्ली के विकास के दावे हो गए, लेकिन मूल समस्या, मैंने कहा ना, 4 दिन की बारिश में जब शहर ठप हो जाता है तो मूल समस्या तो एड्रेस ही नहीं हुई। तो ये कहानी की शुरुआत जो है वो 45 साल पहले 1978 से होती है, जिसका अंत आज की तारीख में 2023 तक हमें नहीं मालूम है। दिल्ली फिर डूबेगी या फिर यमुना किनारे पर रहेगी, इस बात का फैसला यहीं से होता है। राजधानी से करीब 200 किलोमीटर के फासले पर ये वही हथनी कुंड है जिसका बढ़ा शोर दिल्ली में बाढ़ का मीटर तय करता है। हथनी कुंड बैराज हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित है। इसका निर्माण 1996 में शुरू हुआ। उद्घाटन 1999 में हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री बंसी लाल ने किया था। 2002 के बाद ही बैराज ने पूरी तरह से काम करना शुरू किया। बैराज की लंबाई 360 मीटर है और इसमें 10 फ्लड गेट हैं। इस बैराज के निर्माण में लगभग 168 करोड़ रुपए की लागत आई। बैराज की क्षमता 10 लाख क्यूसेक पानी झेलने की है। मौजूदा वक्त में गेटों की संख्या बढ़कर 18 हो गई है। ये देखिए हथनी कुंड बैराज, और यहाँ पर जो तस्वीरें हैं ये बताना जरूरी है कि ये कोई डैम नहीं है कि जहाँ पर पानी रोका जा सकता है। यहाँ पर हिमाचल में जो बारिश हो रही है, उत्तराखंड में बारिश हो रही है, उसकी जो एक नदियां हैं वो सब जो है इसमें आती हैं और उनका पानी का वेग यहाँ पर जो पहुँच करके जो होता है उसको उसी हिसाब से आगे छोड़ा जाता है। फर्क ये होता है कि कितनी गति से। फिलहाल यहाँ के जो 18 गेट्स हैं, जो हथनी कुंड बैराज के 18 गेट्स हैं, सभी खुले हुए हैं, लेकिन जब पानी कम होता है तो गेट्स कुछ बंद कर दिए जाते हैं, कुछ ही गेट से पानी जाता है। खास बात यह है कि दिल्ली को पीने का 60% पानी भी हथनी कुंड से ही मिलता है। दिल्ली और यमुनानगर के बीच की दूरी लगभग 200 किलोमीटर है।
इसलिए जब भी हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ा जाता है तो उसे दिल्ली पहुंचने में लगभग 72 घंटे लगते हैं। लेकिन इन दिनों बहाव तेज होने की वजह से वक्त कम लगता है। इसलिए बरसात के दिनों में दिल्ली वाले जब भी हथनी कुंड का जिक्र सुनते हैं, यमुना किनारे रहने वालों की धड़कन बढ़ जाती है। हथनी कुंड से पानी छोड़े जाने को लेकर दिल्ली और हरियाणा सरकारों में तनातनी होती रही है। इस बार भी हो रही है। दिल्ली सरकार का आरोप है कि आईटीओ के 32 चैनल गेट में 5 चैनल जाम हैं और इसी वजह से दिल्ली डूबी। लेकिन सच्चाई क्या है? हरियाणा से यूपी तक कुल 4 बैराज हैं। हथनी कुंड बैराज हरियाणा सरकार के कंट्रोल में है। वजीराबाद बैराज दिल्ली सरकार के कंट्रोल में है। आईटीओ बैराज हरियाणा सरकार के कंट्रोल में है, जबकि ओखला बैराज यूपी सरकार के कंट्रोल में है। यानी दिल्ली को जिन बैराजों से पानी मिलता है उनमें 3 राज्यों की हिस्सेदारी है। इसीलिए दिल्ली जितनी डूबती है, राजनीति का मीटर उतना ही ऊपर उठता है। हर बार ऐसा होता रहा है, इस बार भी यही हो रहा है। वो भी तब जब दिल्ली का खुद का फ्लड मैनेजमेंट कंट्रोल है, जिसमें 2 चीफ इंजीनियर हैं, 6 सुपरिटेंडिंग इंजीनियर हैं, 24 सिविल के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, 4 मैकेनिकल के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, 82 असिस्टेंट इंजीनियर हैं, 170 से ज्यादा जूनियर इंजीनियर हैं। यानी बाढ़ को काबू करने के लिए लंबी चौड़ी फौज है। बावजूद इसके दिल्ली हर बार डूब जाती है। जिसके बाद सरकारें, मंत्री, अफसर, इंजीनियर सब सिर्फ जायजा लेने निकलते हैं। इसलिए देश की राजधानी के हालात नहीं बदलते हैं। सालों से आप सुनते आ रहे हैं ना, करोड़ों रुपया यमुना की सफाई पर खर्च होने का। ये क्या हुआ है? ये योजनाओं पे योजनाएं जो हैं, स्कीम्स के पर स्कीम्स जो हैं यमुना के क्लीनअप की, अंततः उनका हुआ क्या है? उनका निष्कर्ष जनता के लिए, जनता के इत्मीनान के लिए, जनता की उस घबराहट को दूर करने के लिए कि अगर बारिश आ गई तो हम क्या करेंगे, क्या हुआ है? क्योंकि एक गरीब का घर जो है वो ठीक इसी झोपड़ी की तरह डूब जाता है जब बारिश आ जाती है दिल्ली में थोड़ी बहुत भी। तो ये सच्चाई है जिससे कोई सरकार, आपस में झगड़ा जरूर कर ले, कोई सरकार अपना मुंह नहीं मोड़ सकती। बाढ़ के दिनों में यमुना का मटमैला पानी नजर आता है। साल के बाकी दिनों में नदी नाले जैसी दिखती है, लेकिन यमुना साफ कभी नजर नहीं आती है। यमुनोत्री से प्रयागराज तक यमुना की कुल लंबाई 1376 किलोमीटर है। दिल्ली में यमुना वजीराबाद से एंटर करती है और ओखला तक बहती है। यानी यमुना की कुल लंबाई का महज 2% हिस्सा ही दिल्ली में पड़ता है। लेकिन डीपीसीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में बहने वाली यमुना का यही 2% हिस्सा नदी के 76% पोल्यूशन का जिम्मेदार है। जब ये कहा जाता है कि ये नदी मर रही है या मर गई है, तो ये बात उसमें बह रहे पानी के मुताबिक ही कही जाती है। दिल्ली में यमुना को लेकर ये 100% सच है। दशकों से यमुना को साफ करने की कोशिशें की जा रही हैं। जो भी सरकार आती है, योजना बनाती है, करोड़ों का बजट तैयार होता है, लेकिन सब कुछ यमुना के पानी में बह जाता है। यमुना की सफाई के नाम पर अरबों की रकम कैसे पानी में समाती रही है, ऐसे समझा जा सकता है। यमुना की सफाई के लिए 1993 में पहली बार यमुना एक्शन प्लान 1 लॉन्च किया गया था। यमुना एक्शन प्लान फेज 2 को 2003 में लागू किया गया था। मौजूदा वक्त में यमुना एक्शन प्लान फेज 3 अभी चल रहा है। 5 साल में यमुना की सफाई पर करीब 6,856 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार अपने भाषणों और बयानों में यमुना को साफ और निर्मल करने की बात दोहराते आए हैं। मैंने आपको एक प्रॉमिस किया हुआ है कि अगले चुनाव के पहले आपके साथ यमुना में डुबकी लगाऊंगा, वो कर दूंगा पूरा। अगले चुनाव? हाँ, अगले 2025 का जो चुनाव। यमुना को लेकर पहले की सरकारें भी इसी तरह के दावा करती रही हैं।
सुप्रीम कोर्ट 1994 से यमुना में प्रदूषण को खत्म करने के लिए उठाए गए कदमों की निगरानी कर रहा है। तब से शुरुआती 21 सालों में ही यमुना की सफाई के नाम पर यूपी ने 2052 करोड़ रुपए, दिल्ली ने 2387 करोड़ रुपए और हरियाणा ने 549 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, लेकिन यमुना साफ नहीं हुई। लेकिन सवाल यह है कि क्या दुनिया के सभी देशों में नदियों का ऐसा ही हाल है? मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताता हूं कि दुनिया में नदियों को साफ करने का काम अलग अलग और बड़े बड़े मुल्कों में होता है, इसलिए मैंने यमुना को साफ करने का जिक्र किया। जर्मनी और चीन में ऐसी कई नदियां थी कि जिनकी हालत बहुत खराब थी, प्रदूषण के लिहाज से बहुत खराब थी। बल्कि जर्मनी में तो एक ऐसी नदी है जो 10 साल तक पहले यूरोप की सबसे ज़्यादा प्रदूषित पोल्यूटेड रिवर में से गिनी जाती थी, लेकिन एक ऐसा वक्त अब आ चुका है कि वो सबसे साफ नदियों में गिनी जाती है। ये जर्मनी की राइन नदी है, स्विट्जरलैंड के आल्प्स पर्वतों से निकलती है, 4 देशों को पार कर जर्मनी में पहुंचती है। यूरोप के सबसे बड़े पोर्ट रॉटरडम को 6 देशों से जोड़ती है। हर साल इस नदी पर करीब 7000 जहाज चलते हैं। बावजूद इसके नदी का पानी इतना साफ है कि नीचे मछलियां और पत्थर तक साफ नजर आते हैं। सवाल ये है कि क्या ये नदी हमेशा इतनी साफ थी? तो जवाब है नहीं। स्विट्जरलैंड के बासेल शहर में 1986 में एक बड़े हादसे ने इस नदी को नाले में बदल दिया था। बासेल की एक दवा बनाने वाली कंपनी सांडोज के प्लांट में आग लग गई थी। इसकी वजह से बड़े पैमाने पर केमिकल और जहर नदी में मिल गए, जिसके बाद नदी में मौजूद पौधे, मछलियां समेत तमाम जीव खत्म हो गए। 80 के दशक तक ये नदी दुनिया की सबसे प्रदूषित नदी थी, लेकिन मौजूदा वक्त में सबसे साफ नदियों में गिनी जाती है। सवाल है कि जर्मनी ने ऐसा क्या किया? ये जो गोल घेरे से बने टैंक दिख रहे हैं, यही नदी के साफ रहने का सबसे बड़ा इंतजाम है। जर्मनी के बॉन शहर में ऐसे 4 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं। शहर की कुल आबादी महज 3 लाख है। दूसरी ओर दिल्ली में सिर्फ 6 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं, जबकि दिल्ली की आबादी बॉन शहर से 60 गुना ज्यादा है। पूरे जर्मनी में 15,000 से ज्यादा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं। इन प्लांट से साफ होकर ही पानी को नदियों में भेजा जाता है। जर्मनी के शहरों ही नहीं, गांवों और कस्बों में भी ऐसे ही वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाए गए हैं, जिनसे साफ करके ही पानी को नदियों में छोड़ा जाता है। दूसरी ओर दिल्ली की बात करें तो वजीराबाद से ओखला तक सैकड़ों नाले यमुना नदी में गिरते हैं। यूरोप की नदियों के साफ होने के बारे में ये सब बातें नेता और अफसर भी जानते हैं। कई बार तो इंजीनियरों की टीम तक विदेश भेजी जाती रही हैं, लेकिन ये सब सैर सपाटे से ज्यादा कुछ नहीं होता। अगर वाकई सीखा जाता तो यमुना आक्रोश में न होती, न ही दिल्ली यूं ही बार बार डूबती रहती। पूरे सम्मान के साथ अपनी गंगा माँ को माँ कहना वो भी उतना उपयुक्त नहीं हो पाएगा। हम हमेशा अपनी गंगा माँ को माँ कहेंगे, जितना उसके साथ साथ हर जगह की नदियों के साफ सफाई का मसला है और इन तरीकों को ढूंढने का मसला है, जिस पर इतना दुनिया में शोध होता है कि बारिश हो तो पानी नहीं रुके, बारिश हो तो बाढ़ नहीं आए, लोग अपने जनजीवन को बाढ़ के साथ जीने की आदत नहीं डालें। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर आप भी आवाज़ उठाइए, हम भी आवाज़ उठाते रहेंगे। फिलहाल परिवर्तन में आज इतना ही। मेरी ओर से नमस्कार। मैं अभिज्ञान प्रकाश, एबीपी न्यूज़ के लिए।